अब दोस्तों हम आगे पढ़ने जा रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। कूलम्स लॉ हमने समझा, अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम की ये जो चीज है, या डाई इलेक्ट्रिक, सबसे पहले कांस्टेंट तो बाद में आएगा। डाई इलेक्ट्रिक नाम की चीज है, उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। सो डाई इलेक्ट्रिक के साथ में आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी साथ में पढ़ा दूंगा। ओके, डाई इलेक्ट्रिक मतलब हमने देखा था नेचर में दो तरह के मटेरियल होते हैं, राइट। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स, करेक्ट। सो डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर को कहते हैं। इंसुलेटर का दूसरा नाम है डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करूं तो डाइइलेक्ट्रिक्स वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, राइट। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, whereas डाइइलेक्ट्रिक वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी द पैरामीटर इज बेसिकली रिफर्ड बाय के। ओके, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर एक आई में से इंसुलेटर का अपना एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलोगे सर इंसुलेटर कौन से, तो लेट्स से एग्जांपल एक ले लेता हूं। लेट्स से एयर, एयर इज एन इंसुलेटर, करेक्ट। एयर जो है ना, एयर या वैक्यूम, वो इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ओके फाइन। नंबर टू, एयर या वैक्यूम के बाद लेट्स से वुड, वुड या माइका, चलो माइका, ये क्या होते हैं, वुड होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, करेक्ट। और थर्ड एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से रबर। रबर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो हर एक ये सब डाइइलेक्ट्रिक्स है बेसिकली, ओके। तो हर एक डाइइलेक्ट्रिक का के का कुछ वैल्यू होगा, तो याद रखो के का वैल्यू फॉर द एयर इज 1। ओके, वुड के लिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चेंज होता है, कभी कभी अप्रोक्सीमेटली 3 है। रबर के लिए भी वैल्यू, रबर टू रबर क्वालिटी चेंज होता है, पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का अपना खुद का एक वैल्यू है के का। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लास्टिक ले लो, तो प्लास्टिक का कोई एक अलग वैल्यू रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, करेक्ट। या ऑयल ले लो, ऑयल भी डाइइलेक्ट्रिक है, वो भी अगर आप लोगे तो उसका के का वैल्यू अलग रहेगा। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ स्पेस, राइट, जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, और ये परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम जिसे कहते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई भी मीडियम लूं और तो उसका अगर परमिटिविटी मुझे लिखना है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे अगर वुड का परमिटिविटी लिखना है, तो रिमेंबर देयर इज अ फॉर्मूला बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मुझे लेट्स से वुड का एप्सिलॉन लिखना है, तो आप बोलोगे सर वुड का एप्सिलॉन कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। वुड के लिए या माइका के लिए के की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 3, करेक्ट। सो एप्सिलॉन विल बी 3 एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, माइका के लिए, करेक्ट फाइन। उसके अलावा लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे रबर के लिए एप्सिलॉन निकालना है, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगाओ, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। रबर का वैल्यू, के का वैल्यू रबर के लिए 4 होता है, तो बेसिकली एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज बेसिकली 4k, करेक्ट। आई एम सॉरी, 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हर एक कांस्टेंट होता है, अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक के लिए के का वैल्यू अलग अलग होते जाता है, और एप्सिलॉन का ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है। तो बेसिकली अगर कूलम्स लॉ हमने जो लिखा था F इज इक्वल्स टू, कोई अगर मीडियम के लिए लिखते हैं, ठीक है, अगर मीडियम के लिए हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिस्ट में भी हमने बनाया था और ये फॉर्मूला डाला था, देखते क्या फॉर्मूला बनाया था। तो जब हमने ये फॉर्मूला लिखा था, उसमें फॉर्मूला लिस्ट में एक और चीज ऐड कर दूं मैं, फॉर्मूला नंबर 6, दैट इज एप्सिलॉन, यानी परमिटिविटी किसी भी सब्सटेंस का होता है, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, वेयर व्हाट इज के, तो आपको लिख दूं सर के, आप बोलोगे सर एप्सिलॉन और के दोनों लिख दो। तो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, करेक्ट। और के क्या है, के है मेरा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ी सी जगह यहां पर अपने लिए मैं बना देता हूं, ओके, लेट मी टेक इट हियर, और चलो लेट मी टेक इट हियर। इतना यहां पर इतनी स्पेस में ना सिर्फ टर्म्स लिखने के लिए रखता हूं, ताकि क्या हमें सब टर्म्स अच्छे से समझ में आए। वरना क्या होता है, फॉर्मूला लिस्ट इंसान बनाते जाता है, और फॉर्मूला लिस्ट बनाने के बाद याद नहीं होता कि फॉर्मूला में ABCD किसके लिए है, Q किसके लिए है, A किसके लिए, कुछ समझ में आता नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा मैं अपने यहाँ स्पेस बना रहा हूँ, ओके, करेक्ट। तो और अब लास्ट और आई कैन से लेटेस्ट हमने के क्या देखा, के क्या चीज है, के इज बेसिकली और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, करेक्ट, ओके। सो के मेरा है डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, क्लियर, ओके। चाहिए तो मैं थोड़ी सी यहाँ जगह बना देता हूँ यार, ये बहुत इधर खींच दिया मैंने, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक है, ताकि क्या अच्छे से स्पेस मैनेज रह सके, फॉर्मूला लिस्ट भी अच्छा नहीं क्लीन बने। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, क्योंकि एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई मीडियम के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, तो इसका दूसरा फॉर्मूला मैं एक चीज कर सकता हूँ, एप्सिलॉन की जगह मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इनटू के। सो बेसिकली एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट, ओके। सो अगर मीडियम के लिए लिख रहा हूं तो ये, अगर के दिया हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बिकॉज एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। एंड फ्रॉम हियर एक चीज बड़ी क्लियरली समझ में मुझे आ रही है कि जो एफ और के है, अगर बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट रखो ना, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है, मैं कह दूंगा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, बराबर, क्योंकि वो दोनों एक न्यूमरेटर में तो एक डिनोमिनेटर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से हमने एस्टैब्लिश किए हैं। तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कुछ हम एमसीक्यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। देखो जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, मैं तुरंत एमसीक्यूज की तरफ बढ़ता हूं, ओके फाइन। सो लेट्स सी यहां पर क्या दिया गया है, ओके। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टू चार्ज्ड स्पीयर्स each separated by a distance of d exert a force on each other। तो बेसिकली दो हमारे पास चार्ज्ड स्पीयर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर जो बोलते हो वो लिखने का, बराबर, जैसा ऐसा बोलते जाता हूँ वैसा वैसा मैं डिटेल्स को लिखते भी जाता हूँ। तो दोनों हमारे पास जो चार्ज स्पीयर्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेट्स से अट्रैक्टिव फोर्स, चलो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एफ एक्सर्ट करें, करेक्ट, ये मुझे दिया है। नाउ आगे मुझे क्या दिया है, इफ दे आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो पहले तो वो हवा में थे, राइट, कुछ नहीं बोला था, मतलब जो पहला केस है उसमें वो एयर में है, करेक्ट, एयर या वैक्यूम जो भी ले लो। तो केस नंबर 1 में मैं बोलूंगा क्या हुआ, द मीडियम इज एयर और वैक्यूम। अब सेकेंड केस में हमने क्या कर दिया, इन पूरे को, इस पूरे को उठा करके, इफ दे आर इमर्स्ड इन लिक्विड, इस पूरे को उठा करके हमने लिक्विड में डाल दिया, ओके, किसको, इन दोनों बॉल्स को उठा करके ऐसे, अब हमने इनको एक लिक्विड में डाल दिया। तो आप बोलोगे सर ठीक है, केस 2 हो गया अब ये, कि दे आर इमर्स्ड इन लिक्विड, ओके। अब इसको हमने लिक्विड में डाल दिया है, और इस लिक्विड के बारे में मुझे कहा गया कि इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के कितना है, 2 है, करेक्ट, ओके। देन फोर्स, देन व्हाट विल बी द फोर्स इफ ऑल कंडीशंस आर सेम। तो अब लिक्विड में मुझे फोर्स पता करना है कितना होगा, ठीक है। बाकी सब कंडीशन सेम रखिए, मतलब डिस्टेंस और चार्ज हमने सेम रखे, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि फर्स्ट केस में हमने कहा कि फोर्स एफ था, बराबर, तो लेट्स से फर्स्ट केस F1 इज नथिंग बट F, और हमें केस नंबर 2 में अब फोर्स निकालना है, करेक्ट, केस नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो देखो, यानी बेसिकली F2 इज क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली क्या चेंज हुआ है यहां से यहां तक, केस 1 में सब चार्ज था, डिस्टेंस था, करेक्ट, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है। केस 1 से केस 2 में जैसा मैं आया हूं, तो सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, यानी पहले मीडियम था एयर या वैक्यूम, अब मीडियम चेंज हो गया है, दैट इज लिक्विड, ओके। तो अगर केस 1 में मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं, तो मैंने कहा था एयर या वैक्यूम के लिए के का वैल्यू होता है 1, करेक्ट, अभी बताया था यार, भूलना नहीं, देखो अभी बताया था एयर या वैक्यूम के लिए के का वैल्यू होता है 1, अगर नहीं भी दिए ना तो याद रख लेना। और ये लिक्विड के लिए के का वैल्यू होता है 2, यानी केस 2 के लिए इट इज K2, करेक्ट। सो सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और मुझे फोर्स निकालना है। तो हमें अभी पढ़ा कि फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, राइट, क्योंकि आप मीडियम इन्वॉल्व है, इसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। हवा में नहीं रखे हमने चार्ज, सिर्फ अभी यहाँ पर मीडियम इन्वॉल्व है, करेक्ट। सो आप बोलोगे सर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, क्योंकि बाकी सब चीज तो हमने यहाँ पर चेंज नहीं की है। तो सिंस F is inversely proportional to K, so I can quickly write down F2 upon F1 will be equal to K1 upon K2, करेक्ट, इनवर्स रिलेशन है। तो F2 तो मुझे निकालना है, F1 is F, K1 is 1, this is 2, क्रॉस किया ऊपर, so therefore F2 will be F upon 2, करेक्ट, F2 will be F upon 2। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ओके। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, F upon 2 के आंसर था ऑप्शन ए, करेक्ट, ओके। लेट्स सी दिस क्वेश्चन।
टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ दिस मच। ओके, तो हमारे पास दो चार्जेस है जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे कितने फोर्स से, तो यहाँ पर मुझे फोर्स दिया है कितना, 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ओके ओके, अब क्या बोला है हमें, ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिकम्स दिस मच। तो अब सेकेंड केस में हमने दोनों के बीच में क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो ऑयल डालने की वजह से यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। देखो ध्यान से देखना क्या यूनिट है। ओके फाइन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज, तो देखो पहले केस में तो वो एयर में थे, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ का क्या था, 1। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना है, बराबर। जब हमने ऑयल में उसको उठा के रख दिया तो अब फोर्स हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। तो यहाँ वाले को अगर मैं केस 1 बोल दूं, यहाँ वाले को केस 2 बोल दूं, तो सब कुछ यहाँ पर 1, सब कुछ यहाँ पर 2 हो जाएगा। और F सिंपल चीज फॉर्मूला लगा दूंगा, F2/F1, बराबर, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही इन्वॉल्व है, बाकी चार्ज और डिस्टेंस का कोई चेंज हम नहीं कर रहे। सो देयरफॉर F2/F1 इज इक्वल्स टू K1/K2, राइट। मुझे निकालना है K2, इसके लिए मैं इसको क्रॉस जरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा इसको K2 को ऊपर लेके जाता हूँ, F1 को ऊपर, F2 को नीचे। सो दिस विल बी K1 इंटू F1/F2, करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज K1, सो K1 इज 1 इंटू F1 is 10⁻⁻⁴. This is F2 is 2.5 into 10⁻⁻⁵, करेक्ट। सो यहाँ से ये 10 to the power हो जाएगा -4 और ये +5 हो जाएगा ऊपर जाके, डिवाइड बाई 2.5। सो देयरफॉर ये होगा बराबर, -5 ऊपर जाके +5, तो -4 + 1 विल बी 1। सो 10/2.5, 10/2.5 is 4। So the right answer is option D, that is the dielectric constant is 4, करेक्ट। ओके, एक और एमसीक्यू कर लेते हैं बहुत फटाफट। 2 point charges placed at certain distance r in air exert force of F on each other। तो दो चार्जेस है हमारे पास, राइट। वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स इन द फर्स्ट केस लेट्स से इज F, करेक्ट। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, करेक्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। Okay, then the distance r at which the charges will exert the same force। Okay, तो अब हमें सेकेंड केस को जाना है, ऐसा केस जाना है जहां पर मुझे बोला है द डिस्टेंस r डैश। देखो नया डिस्टेंस को लोग ने बोला है r डैश। ओके, सो केस 1 में डिस्टेंस कितना था, तो बेसिकली केस 1 में डिस्टेंस था r। सो अपने फर्स्ट केस में, दैट इज केस नंबर 1 में डिस्टेंस था r। अब ऐसा नया केस हमें निकालना है जहां पर डिस्टेंस है r डैश। देखो ध्यान से सुनो, जहां नया डिस्टेंस है r डैश, सो देन द डिस्टेंस r डैश एट विच, डिस्टेंस r डैश बोला नए केस में, एट विच दीज चार्जेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स। ओके, तो अब फोर्स सेम है, मतलब नेक्स्ट केस में जो हमारा फोर्स है ना, दैट इज F2 इज इक्वल टू F, बराबर। पिछले वाले केस में F1 वाज इक्वल टू F, सो फोर्स सेम रखना है इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अब नया जो बात हो रही है ना, वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वहां पर K, करेक्ट। यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात नहीं हुई थी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एयर, करेक्ट। सो अब लेट्स अज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, ठीक है, डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया ताकि फोर्स सेम रह सके, या डिस्टेंस कम कर दिया, जो भी रहा। ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो 2 point charges are placed at a distance of r, ये मैंने समझा। इन एयर, तो पहला केस क्या था, आप बोलोगे सर ये केस था एयर का, करेक्ट। exert a force of F on each other। तो यहाँ पर ये दोनों कितना एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, F, करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया केस नंबर 1 में फोर्स इज F, डिस्टेंस इज R, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1। वाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1, क्योंकि एयर दिया है, ठीक है। अब नए वाले केस में हमें बताना है द डिस्टेंस R डैश। सो अब डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच का, R डैश, एट विच दीज चार्जेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स। मतलब अब फोर्स वापस F ही है, फोर्स वापस से F ही है, बराबर। सेकंड केस में भी फोर्स F है इन अ मीडियम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो यहाँ पर ये मीडियम कौन सा है, ये अभी एक आ चुका है मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, करेक्ट। K2 is K। सो फ्रॉम हियर आई कैन क्लियरली से कि अभी मुझे कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यू विल से सर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
क्योंकि यहाँ के इन्वॉल्व है, Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। तो चलो फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो आप बोलोगे सर F1 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R1 का स्क्वायर, करेक्ट। और ये K भूलना नहीं, ओके। तो ये K1 हो जाएगा। सो F1 विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, K1 इज 1 बराबर, ये केस एयर का केस है। चार्जेस Q1 Q2, चार्जेस तो दोनों हम चेंज नहीं कर रहे, राइट। तो चार्जेस आसानी से कैंसिल होंगे। R1 इज नथिंग बट R, सो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। नाउ इस केस F2 में दिस विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 इंटू R2 का स्क्वायर, करेक्ट। सो ये F2 विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 कितना है, K, करेक्ट। सो ये K1 K2 इंटू R डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये R डैश का हो जाएगा स्क्वायर, करेक्ट। तो मुझे अब F2 निकालना है, बराबर, नए केस में फोर्स निकालना है। तो कैसा निकालोगे, जरा जल्दी से इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, कोई टेंशन नहीं, ओके। जरा भी टेंशन नहीं लेने का, फटाफट डिवाइड करने का, इसको ऊपर रखने का। चलो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं टाइम बचाता हूँ डिवाइड करने का, ठीक है। इसको और भी सॉल्व करने के तरीके, पर मैं थोड़ा सा लंबा तरीका यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, करेक्ट। अब मैं चैप्टर में बहुत आगे भी नहीं बढ़ चुका हूँ, हमने चैप्टर से स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ लॉन्ग कट टू सॉल्व दिस, करेक्ट। सो यहाँ पर क्या कॉमन है वो उसको कैंसिल करने का ना, तो आप बोलोगे सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये Q1 Q2 कॉमन है, ये R डैश का स्क्वायर है और ये R स्क्वायर है, तो कैंसिल मत कर देना। R डैश अलग चीज है, R अलग चीज है, करेक्ट। तो हमें निकालना है बेसिकली द डिस्टेंस R डैश, बेसिकली क्वेश्चन में हमें निकालना ही R डैश का आंसर है, करेक्ट, ओके। पर हमें पता है कि फोर्सेस भी इक्वल दिए, करेक्ट। फोर्सेस यहाँ पर दोनों F है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। सो यहाँ पर आंसर बचेगा 1/1, ये बचेगा 1/R डैश का स्क्वायर, ये बचेगा, नहीं K भी बचेगा वहां पर, रुको ध्यान से करते हैं। K इंटू आर डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/K इंटू आर डैश का स्क्वायर, और यहाँ रहेगा 1/R स्क्वायर, करेक्ट। 1/R स्क्वायर उल्टा होके ऊपर जाके बच जाएगा R स्क्वायर। ये तो ऐसा इक्वेट करके भी कर सकते थे, कैंसिल करके भी कर सकते थे, ओके। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू डू दिस। मैंने डिवीजन करके कैंसिल किया, इक्वेट करके करते तो शायद ज्यादा आसान रहता, पर ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं ऐसे ही करूंगा, ओके। इक्वेट करके मतलब F1 इक्वल टू F2 करते, फिर कैंसिलेशन करते, वो भी चलता, बल्कि वो दौड़ता एक्चुअली। तो 1/1 इज नथिंग बट 1, करेक्ट। ये हो जाएगा R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो ये R स्क्वायर अपॉन K इंटू आर डैश का स्क्वायर। मुझे R डैश ही निकालना है, तो जरा ऊपर ले जाओ। So R dash का square will be R square upon K. Take roots on both sides. So R dash will be R upon root K. Correct? R upon root K. So the right answer is R upon root K. Option D. Okay. R नया डिस्टेंस R dash upon root K होगा, जहां पर फोर्स सेम है, करेक्ट। फोर्स सेम बोला है ना, इसके लिए हमने F1 और F2 दोनों को इक्वल टू फोर्स को इक्वल रखा है, करेक्ट। F1 is also F, F2 is also F. Okay. Let's see this next question. ओके उसके बाद हमें कुछ और भी पढ़ना है, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस भी पढ़ना है, पर पहले ये कंसेप्ट खत्म करते हैं। देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम। बहुत ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन एकदम बच्चा है पर बहुत कंफ्यूजिंग है। देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम इज। तो देखो दो हमारे पास चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम और दूसरा है 5 माइक्रोकूलम। मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, जानबूझ के सॉल्व करता हूँ इसे। तो हमें पता है कि ये दोनों पे रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा, करेक्ट। ये ऐसा और ये ऐसा, और ये फोर्स का वैल्यू हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। एक काम करता हूँ, एक वैसे जरूरत नहीं है निकालने की, फिर भी मैं निकाल ही लेता हूँ। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। अभी अज्यूम कर लो R1 है, ठीक है, समझने के लिए ले लो, R का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 1 ले लो। तो आप बोलोगे सर ये होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये है 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 माइक्रोकूलम की वजह से ये होगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -6, और नीचे मैंने इजीनेस के लिए 1 ले लिया था, तो 1 स्क्वायर। सो बेसिकली फोर्स हो जाएगा 9 इंटू 5 विल बी 45, और पावर्स की बात करूँ तो ये फाइनली -3 होगा, -6 -12 होगा, +9 विल बी -3। तो अगर फोर्स निकालोगे ना तो दिस विल बी 0.045 न्यूटन, ओके फाइन। पर क्या इन दोनों पे फोर्स लगेगा? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ इस पे भी 0.045 लगेगा, इस पे भी 0.045 न्यूटन लगेगा, करेक्ट।
अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, वैसे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी पर मैंने फिर भी सॉल्व किया जानबूझ के, ये समझाने के लिए कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे बराबर, पर सेम फोर्स से रिपेल करेंगे। यहां पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, यहां पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, राइट। रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स सेम लगता है। उसी तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी होता है। अगर ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन, लेट्स से इन दोनों मासेस के बीच में अट्रैक्शन है, तो अगर ये इसको 5 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला भी इसको 5 न्यूटन से ही अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। तो हमें यहां पर क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। तो इन दोनों पे अगर रेशियो ऑफ फोर्स निकालता हूं, इन दोनों का फोर्स का रेशियो निकालता हूं, रेशियो मतलब डिवीजन, करेक्ट। तो इन दोनों का फोर्स का रेशियो निकाला तो आंसर आएगा 1:1, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। इन दोनों पे फोर्स का रेशियो। उसी तरह से ग्रेविटेशन में अगर ये 5 और 5 न्यूटन एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो यहां पर भी फोर्स का रेशियो हमेशा 1 ही आएगा, करेक्ट। तो ये अलग केस नहीं है। अलग केस कब होता है, जब मैं डिस्टेंस को चेंज करता हूं या चार्जेस को चेंज करता हूं या पूरे चार्जेस को उठा के कोई मीडियम में डुबो देता हूं, राइट। तो वो अलग केस होता है। यहाँ पर केस सेम ही है, एक ही केस है, तो दोनों पे सेम ही फोर्स, दोनों चार्जेस पे सेम फोर्स एक्ट करेगा। मेक अ नोट अप टू हियर।